प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उसी को हम कहते हैं वर्ण। तो वर्णों को जब व्यवस्थित रूप से रखे जाता है तो उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने जाना। स्वरों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है और उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना, और इस वीडियो में हम और स्वरों के बारे में जानेंगे। स्वरों के बारे में जैसे पिछली वीडियो में जाना कि स्वरों की संख्या होती है, टोटल होती है 13। टोटल संख्या स्वरों की होती है 13, जिसमें से 11 है वो मूल रूप में यूज़ होते हैं और 2 होते हैं जो वो होते हैं अयोगवाह स्वर, जिनका मूल रूप यूज़ नहीं होता, उनका जो दूसरा रूप यूज़ होता वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अब पढ़ते हैं स्वरों के बारे में, और उम्मीद है कि इसी वीडियो में स्वर का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो चैनल पे, और अगर कोई समस्या है और कोई सुधार चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे हम पढ़ते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। स्वरों को हमने क्या किया है, स्वरों का वर्गीकरण किया है। स्वरों को हमने क्या किया है, वर्गीकरण कितने भागों में, 4 भागों में। स्वरों का वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर जिन्हें हम हार्श स्वर भी कहते हैं या हम कह सकते हैं लघु, यानी इनके बारे में जानने का जो मैंने जानकारी बताई थी, ये मूल हर्ष या लघु स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में या उच्चारण में सबसे कम समय लगे। यानी जितने भी वर्ण हमारे पास हैं उन वर्णों को उच्चारण में जो समय लगता है, जो सबसे कम समय लगता है, वो होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर में अ, ई यानी छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। इनमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। पिछली वीडियो में जाना था दीर्घ स्वर, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से ज़्यादा समय लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर। ये संख्या में होते हैं 7। जैसे वीडियो में आपको दे रखा है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर से अधिक समय लगे। अब दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर, यानी जो मिलते जुलते हों, यानी जिनके संधि करके जो बने हों, यानी ये हैं 3 हैं। अगर कई बार आ जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर तो हमने जाना है 7 हैं जो अभी पढ़ा है इनके बारे में। अब दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं, यानी संधि स्वर वो स्वर होते हैं जिनका निर्माण क्या होता है, किसी से संधि करके, यानी जो मूल स्वर हैं उनको मिला के जब वो बनते हैं तो वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर। जैसे जो हमारा आ, ये क्या है, ये हमारा हो गया मूल स्वर, और आ के बाद में अगर संधि करके एक ए और लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारा आ। ठीक है। फिर अब अगला आता है ई, छोटी वाली ई है, ये हमारी क्या है, मूल स्वर है। अगर इस मूल स्वर में एक मूल स्वर और मिला दिया जाए तो इनकी जब दोनों की संधि हुई, संधि के बाद जो हमारा बना वो बना दीर्घ स्वर। ठीक है। अब आता है एक मूल स्वर और है हमारे पास, एक मूल स्वर है वो है ऊ, छोटा ऊ।
वो है छोटा ऊ। जब छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। यानी ये संधि हो गई, ये मिल गए। इन संधि का मतलब क्या है? इन दोनों का मेल हो गया, जुड़ गए। तो कहने का मतलब ये, जब मूल स्वर आपस में मिल जाते हैं, एक मूल स्वर आपस में जब मिल जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर बनाते हैं। वो दीर्घ स्वर दीर्घ संधि स्वर होते हैं। वो आ, ई, उ, ये 3 होते हैं संख्या में। अब आता है संयुक्त स्वर, यानी ये तो संधि के साथ में मिले हैं। संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर यानी जब कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा होती है, यानी अगर संधि होती है, मिलती है, मिलने का होता है संधि धनात्मक, और कोई संयुक्त इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा यानी ग्रुप बनता है, यानी सर्कल। यानी सर्कल में कोई चीज़ आ गई और इसका मतलब इसमें कोई चीज़ जुड़ गई। तो जब संयुक्त स्वर कब बनते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं इनको, संयुक्त स्वर को ही। जब जैसे वीडियो में आपको दे रखा है, मूल स्वर के साथ में क्या मिल गया? दीर्घ स्वर मिल गया। दीर्घ स्वर मिल गया। दीर्घ कौन से हैं? मूल स्वर के साथ में हमारा मूल स्वर मिल जाए, दीर्घ स्वर मिल जाए, तो वो होते हैं संयुक्त स्वर। यानी मिलने के बाद में जब होता है, जैसे ये हमारा मिल गया तो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। जैसे हमारा यहाँ पे ये मूल स्वर हैं, दोनों ही मूल स्वर हैं, दोनों ने मूल स्वर के क्या जोड़ के मिल गया, संयुक्त स्वर बना लिया ए। ऐसे ही दूसरा मूल स्वर के साथ में फिर मूल स्वर जो हमारा मिला है वो मिला है दीर्घ स्वर। ये आपस में मिल गए और बना लिया आई। ऐसे ही ये मिल के आपस में बना लेते हैं, और इसके संयुक्त होने से, जोड़ जो मिल जाने से हमारे जो संयुक्त स्वर हैं उनका निर्माण होता है। और ये निर्माण में जब बन के मिलते हैं तो ये होते हैं 4। यहाँ पे हमने इस वीडियो में इनको सबको अलग अलग करके बता दिया। वैसे मुख्य रूप से हमारे होंगे मूल स्वर हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे जो हमारे 2 और हर्ष स्वर हो जाएगा। ठीक है, मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर एक ही है। पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने अच्छे से जाना है। अब पढ़ेंगे हम स्वरों का उच्चारण स्थान। बात आती है उच्चारण स्थान, यानी स्वर जो हैं वो कहाँ से उनका उच्चारण होता है। हमारे जो मुंह होता है, सिर वाला जो भाग होता है ऊपर का, जहाँ से हमारा जो उच्चारण, जो हमारी ये नली है, यहाँ से कौन से हिस्से से कौन से स्वर का उच्चारण होता है। यानी कंठ स्वर, यानी जो कंठ से हमारा उच्चारण होता है जिन स्वरों का, वो केवल 2 हैं। क्या है? अ, आ। यानी हमारे ये कंठ से उच्चारण हो रहा है इनका। यानी जिस हिस्से से, मुंह के जिस हिस्से से इन स्वरों का उच्चारण होता है वही इनका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कंठ से, यानी जो हमारे मुंह में जो एक अंदर एक मांस का टुकड़ा हमारा लटका हुआ था, जिसे हम साधारण आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में काग भी बोलते हैं, तो वहाँ से, यानी हमारे जो कंठ होता है, जहाँ ये नली होती है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वहाँ से अगर जो आवाज़ निकल रही स्वर की, वो है अ, आ, ये। इसके अलावा, कंठ के अलावा इन शब्दों की ध्वनि कहीं से भी सुनाई नहीं देगी। दूसरा है तालव्य, यानी तालव्य, यानी ताल से हमारे जो तालव्य, जो सिर में तालव्य है मुंह में, वहाँ से जो ध्वनि निकलती है। बोल के देखना सभी बच्चे, ई, बड़ी ई, छोटी ई, यानी हमारे तालव्य, तालु जो हमारा है सिर में या हमारे मुंह के अंदर,
वहाँ से आवाज़ निकलती है। महसूस करके देखना, जब आप बोलोगे ई तो हमारे सिर में भी उसकी जो वाइब्रेशन आपको ज़रूर सुनाई देगी। उसके बाद आते हैं ओष्ठ स्वर। ओष्ठ यानी हमारे जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, लिप्स के स्थान से जो उच्चारण होता है ऊ, बड़ा ऊ, यानी ये ऊ जो उच्चारण हुआ है, उस उच्चारण में हमारे ओष्ठ जो हिस्सा है उस पे प्रयोग हुआ है उसका, इसलिए ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या है कि पूरे जो मुंह से आवाज़ निकलती है, यानी हर पार्ट का, हमारे मुंह में जितने भी जो पार्ट है, तालव्य है, कंठ है, ओष्ठ है, इससे हमारे मुंह से, पूरे मुंह से अंदर से आवाज़ निकलती है री, यानी पूरे सभी हिस्सों का इसमें प्रयोग हुआ है उच्चारण स्थान, इसलिए इसका मूर्धन्य कहा गया है। यानी पूरे मुंह के सभी पार्टों से इसके हिस्सों का उच्चारण हुआ है। कंठ तालव्य यानी वो ऐसे शब्द, ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनका कंठ और तालव्य से दोनों जगह से उच्चारण होता है, जैसे ए आई। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में उच्चारण करेंगे तो हमें अच्छे से, आराम से हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है कंठ ओष्ठ, यानी कंठ से उच्चारण हो रहा है, साथ में ओष्ठ होठों का भी प्रयोग हो रहा है, वो है औ और ओ औ, यानी ये जो दो वर्ण हैं, इनका जब हम उच्चारण करके देखेंगे, अपने आप से, अपने ही ऊपर उच्चारण करके देखना, अपने मुंह से उच्चारण करके देखना, तो समझने में आसानी जरूर होगी। तो कंठ तालव्य यानी दोनों हिस्सों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कंठ ओष्ठीय कहलाते हैं, औ ओ औ। जीभ के आधार पर जो स्वर्ण का उच्चारण होता है, जीभ के आधार पर होता है। अब जीभ का क्या है, 3 भागों में है जीभ। अग्र यानी सबसे अगला हिस्सा, मध्य यानी हमारा जो जीभ का बीच का हिस्सा, और पाश्च मतलब है हमारे जीभ का सबसे पिछला हिस्सा। यानी जीभ जब उच्चारण होता है, जीभ के द्वारा उच्चारण होने में जीभ का कौन सा हिस्सा यूज में ज़्यादा आ रहा है उन वर्णों के उच्चारण में, वो उसी के साथ अग्र के, यानी ई, बड़ी ई, ए, आई, यानी इस दौरान, इन वर्णों के उच्चारण के दौरान हमारे जीभ की अग्र हिस्सा, जो अगला हिस्सा है, उसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अग्र स्वर कहलाते हैं ये। मध्य स्वर यानी मध्य यानी ए, यानी छोटा आ, यानी यहाँ से इस ए शब्द का जब आप उच्चारण अपने मुंह से करोगे तो इसका उच्चारण हमारे जीभ के मध्य भाग से हमें लगेगा, इसका उच्चारण स्थान। पाश्चीय स्वर यानी जीभ के सबसे पिछले भाग से, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी इन वर्णों का जो यूज हो रहा है वो हमारे जीभ के सबसे पिछले भाग का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद है कि तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, और उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सभी जानकारी समझने में आसानी हुई है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आती है समझने में, कोई समझ में नहीं आता है कोई पार्ट, कोई भाग, कोई शब्द, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और सभी बच्चों से मेरी एक ही बात है कि वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखें, और साथ में अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये वो पॉइंट हैं, वो टॉपिक हैं जो हमारे शिक्षित जीवन में, शिक्षा के जीवन में, जब तक हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद भी यूज़ होता है, लेकिन जब तक हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब तक व्याकरण का यूज़ हमारे जीवन में होता ही होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और नोटबुक में नोट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।